हेलो एवरीवन। आज मैं कुछ अलग सा टॉपिक लेके आई हूँ। ये जो टॉपिक है एजुकेशन टूर के बारे में है, जो हमने फ़िलहाल ही कंप्लीट किया है। अ, हम गए थे पूना में 18 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक हमारा एजुकेशन टूर था। उसमें मैं मेरे साथ मेरी फील्ड वर्क सुपरवाइज़र और ऑलमोस्ट 40 लड़कियाँ, हम फर्स्ट ईयर के एमएसडब्ल्यू की फर्स्ट ईयर की लड़कियाँ स्टूडेंट जो है एजुकेशन टूर के लिए गए थे। ये एजुकेशन टूर किस लिए हम करते हैं, तो उनका एक सिलेबस है। जैसे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में जो है उनको ये दिखाना है अलग अलग एनजीओ में जाके कि कैसे काम होता है, वो दूसरे शहर में कैसे-कैसे काम करते हैं, कौन से विषयों पे, मुद्दों पे काम करते हैं, उनकी कठिनाइयाँ क्या है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है वो एनजीओ का, उनका फंडिंग कहाँ से आता है, बेनिफिशियरी कैसे अफ़ेक्ट हुए हैं उनके काम से, ये सारी चीज़ें जानकारी करने के लिए हम उनको एजुकेशन टूर के लिए लेके जाते हैं। तो इस साल हमने डिसाइड किया था कि पूना में हम उनका एजुकेशन टूर लेके जाएँगे। तो ये जो था हमारा जो एजुकेशन टूर था वो 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक कंप्लीट हुआ था। ये जो टूर था, फर्स्ट डे हम जब गए थे 18 दिसंबर को, तो तभी संडे था, तो इसीलिए हमने सोचा कि संडे को बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग नहीं रहेंगे, तो क्यों ना हम साइट सीइंग करें। तो हम गए थे शनिवार वाड़ा और महात्मा ज्योतिराव फुले वाड़ा और सावित्रीबाई फुले स्मारक में। महात्मा ज्योतिराव फुले वाड़ा जब हम गए थे, तो जाने से पहले ही मेरे मन में बहुत सारे इमोशनल थॉट्स या इमोशनल फीलिंग्स आए थे, क्योंकि उनके बारे में मेरे मन में बहुत सारे रिस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे अच्छे विचार हैं और मैं उनको एक आइडियल कपल जैसे उनके सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले, उन दोनों को मैं एक आइडियल कपल मानती हूँ। उससे भी ज़्यादा मैं महात्मा फुले जी को इसलिए मानती हूँ कि एक पुरुष होके भी उन्होंने महिलाओं के लिए जिस तरीके से काम किया है, और सिर्फ थ्योरी या सिर्फ प्रीचिंग नहीं करके या सिर्फ भाषण नहीं दे के प्रैक्टिकल में करके दिखाया कि कैसे सुधार ला सकता है समाज में महिलाओं के प्रति। तो हम वहाँ पे गए थे, मैं वीडियो भी डालूँगी और कुछ फ़ोटोज़ भी डालूँगी एंड ऑफ दिस वीडियो में। तो मेरा ये थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होने के बाद आप कंटिन्यू करिए और उसमें बहुत सारे फ़ोटो देखिए, वीडियो देखिए हमने किस तरीके से कहाँ-कहाँ विज़िट किया था। तो वहाँ पे हम गए थे, फिर सावित्रीबाई फुले स्मारक भी वहाँ पे गए थे। ये तो, और शाम को जो है रात को एक आनंद पवार करके है जो जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर बहुत काम करते हैं। वो पूना के रहने वाले हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में बहुत उनका काम है। तो उनका एक सेशन, वो खुद आए थे हमारे स्टूडेंट से मिलने के लिए। 2 घंटे हम वो वहाँ पे उन्होंने एक सेशन लिया रात को। तो वो एक अच्छा सा सेशन हुआ और लड़कियों ने बहुत सारे उनको सवाल पूछे और बहुत सारे उनके साथ डिस्कशन हुआ जेंडर के ऊपर। तो वो एक, और इवन प्रोफेशनल करियर को किस तरीके से लेके जाए, किस तरीके से क्या-क्या स्किल्स अपग्रेड करनी चाहिए ये सोशल सेक्टर में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई। तो ये पूरे दिन का 18 तारीख का हमारा शेड्यूल था। फिर 19 तारीख का जो था, वाटर करके एक ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूओटीआर करके एक और वाटर ऑर्गेनाइजेशन है, वो पद्मावती में है, पूना में ही। तो वहाँ पे हम गए थे, तो प्री लंच में हमने वहाँ पे विज़िट किया था। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वाटर के ऊपर काम करती है, वाटरशेड डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है, उसके साथ-साथ लाइवलीहुड के ऊपर भी काम करती हैं और नेचुरल रिसोर्सेज़ के ऊपर काम करती हैं।
तो उनका बहुत अच्छा-सा काम है। अभी उन्होंने 30 इयर्स कंप्लीट किए हैं उनके ऑर्गनाइज़ेशन को लेके। तो वहाँ पे हमने आधा दिन ऑलमोस्ट बिताया था। तो और आफ्टर लंच जो है हम CYDA करके एक ऑर्गनाइज़ेशन, सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़, ये जो ऑर्गनाइज़ेशन है ये यूथ के ऊपर काम करती है। यूथ स्किल के ऊपर काम कर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है, यूथ के एजुकेशन के ऊपर काम करती है। और ये जो यूथ है वो मार्जिनलाइज़ सेक्शन से, जैसे लो सोशो इकोनॉमिक प्रोफ़ाइल से जो यूथ आते हैं उनके साथ ये ऑर्गनाइज़ेशन काम करती है। तो उन्होंने उन्होंने खुद के लिए एक सॉन्ग भी बनाया है, नेशनल लेवल पे उन्होंने रिप्रेज़ेंट भी किया है, मीडिया को लेके बोलो या एक डांस को लेके बोलो, तो वो बहुत अच्छा-सा ऑर्गनाइज़ेशन काम करती है। वो जो है ऑर्गनाइज़ेशन एरोड़ा में है। और उसी के आगे ये ऑर्गनाइज़ेशन पीछे है, और एरोड़ा वहाँ पे ही एरोड़ा में मानुस्की करके एक ऑर्गनाइज़ेशन है, जो बुद्धिस्ट थॉट को लेके बोलो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के थॉट को उस विचारधारा से लेके ये ऑर्गनाइज़ेशन काम करती है। तो वहाँ पे हम गए थे। वो एक कोइंसिडेंस था। ये वाटर और CYDA हमने तय करके गए थे। लेकिन जैसे आनंद पवार है, वो एक हमारे लिए कोइंसिडेंट था कि हो गया, वो हमारे प्लान में नहीं था, लेकिन उनका एक सेशन हुआ 18 तारीख को। उसी तरीके से मानुस की जो ऑर्गनाइज़ेशन है वो हमारे लिस्ट में नहीं थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब मुझे पता चला कि मानुस्की के सेंटर में ही हम आए हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, वहाँ पे भी हमने विज़िट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा-सा नेटवर्क है, कॉन्टैक्ट है। वहाँ के लोग भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं कुछ साल वहाँ पे आती-जाती रहती थी पढ़ाई के लिए, PhD के टाइम पे। तो वहाँ पे हम गए, तो वहाँ पे भी वो ऑर्गनाइज़ेशन किस विषय पे काम करती है, उनका सेंटर कैसे-कैसे है, अलग-अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे वो स्टूडेंट के लिए रन करते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई। तो 19th को हमारे 3 ऑर्गनाइज़ेशन जो हैं वो कवर हुए। फिर जो आता है 20 तारीख, 20 तारीख जो है हम वहाँ पे गए थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये जो ऑर्गनाइज़ेशन है ये कोथरूड में आती है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ये लिटरली ऐसा लग रहा था कि एक मिनी गवर्नमेंट करके है। तो उनका एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन है वो। और वो जो ऑर्गनाइज़ेशन है एजुकेशन के ऊपर काम करती है, फिर हेल्थ के ऊपर काम करती है, स्टूडेंट के साथ काम करती है, महिलाओं के साथ काम करती है। तो उनका एक बहुत अच्छा, और वो पूना में ही नहीं, मुंबई में भी वो उनका सेंटर है। और उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया कि उनका जो सेंटर है ये अंधेरी में है, तो वहाँ पे भी आए, करके मिले, और उनको रिसर्च में किस तरीके से उनके साथ काम किया जाए, तो वो एक अच्छा-सा हमारा डिस्कशन हुआ, और एक अच्छा-सा एक डिस्क्रिप्शन भी हुआ ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में। ये हुआ हमारा प्री लंच वाला। पोस्ट लंच जो है मासूम करके एक ऑर्गनाइज़ेशन है। मासूम जो ऑर्गनाइज़ेशन है, ये बहुत ही अलग लेवल पे काम करने वाली ऑर्गनाइज़ेशन है। जैसे वहाँ पे महिलाओं के साथ वो काम करते हैं, तो महिलाओं के अलग-अलग इश्यूज़ हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है, हेल्थ है, फिर लाइवलीहुड का इश्यू है, स्किल डेवलपमेंट का इश्यू है, प्रॉपर्टी राइट का। ये जो प्रॉपर्टी राइट का जो इश्यू है, ऑलमोस्ट बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑर्गनाइज़ेशन ये विषय पे काम करती है। तो ये जो ऑर्गनाइज़ेशन है, ये जैसे अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, पीछे प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे, तो मैंने और मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, या मोस्टली एजुकेशन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो उसी तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टी राइट के ऊपर वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने लाइव एग्जांपल्स हमें बताए कि उन्होंने किस तरीके से महिलाओं के साथ काम करके, पुरुषों के साथ काम करके, कम्युनिटी के साथ काम करके, स्टेक होल्डर्स के साथ काम करके, कम्युनिटी लीडर्स के साथ काम करके उन्होंने लिटरली दिखाया कि महिलाओं का भी प्रॉपर्टी में हाथ हो सकता है, या प्रॉपर्टी में उनके नाम आने चाहिए। तो घर के घर खुद के नाम पे होने का, या हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के नाम पे होने का एक उन्होंने काम किया है।
उसके साथ-साथ खेती में भी महिलाओं का किस तरीके से नाम आना चाहिए, वो एक उन्होंने काम किया है। कि जिस तरीके से हम देखते हैं पैट्रियार्किकल का सिस्टम में महिलाओं का प्रॉपर्टी राइट में या प्रॉपर्टी में उनका नाम होना या उनका उनका उनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी होना, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। भले वो भी फार्मर्स हो या बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पे उनका जो स्टेक है वो बहुत कम है, एज़ ए ओनर करके या उनका खुद का एक नाम हो के। तो ये जो इश्यू है और उन्होंने ये करके दिखाया है, गाँव में करके दिखाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मुझे बहुत वहाँ पे एक मन को छूने वाली थी, जो जो भी महिलाएँ वहाँ पे हमें बता रही थी ये ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में, वो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे आने वाली महिलाएँ थीं। जैसे वो बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, लेकिन जैसे 11th ग्रेजुएशन भी उन्होंने किसी ने कंप्लीट नहीं किया है। 10th-12th यहाँ तक ही उन्होंने काम किया है, कंप्लीट किया है उनका एजुकेशन। लेकिन उनका जो अनुभव है 25 साल से, 28 साल से, 20 साल से वो मासूम जैसे ऑर्गनाइज़ेशन के साथ काम कर रही है। मतलब आप समझ सकते हैं वो ऑर्गनाइज़ेशन भी वो महिलाओं की किस तरीके से ख़्याल रख रही है और वो ऑर्गनाइज़ेशन किस तरीके से वो महिलाओं को ग्रो अप कर रही है या महिलाओं को बिल्डअप कर रही है, महिलाओं की पर्सनैलिटी को, एक लीडरशिप को प्राधान्य दे रही है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखी हमने। मैंने ये भी उनको क्वेश्चन पूछा कि आप भी एक गाँव से आने वाली महिला हैं, तो आपने किस तरीके से, क्योंकि उनको भी कुछ न कुछ दिक्कतें तो आई होंगी, ऐसा नहीं कि हाँ, आपके घर वालों ने बोला जाओ, जाओ अभी आप काम करो, सोशल काम करो और वहाँ से पैसे निकालो, ऐसे नहीं है। तो ये भी महिलाएँ जो ग्रासरूट लेवल की महिलाएँ आई हैं, तो जब वो फील्ड में गई होंगी, तो उनको भी उनके घर से कुछ न कुछ दिक्कतें तो ज़रूर आई होंगी। तो वो उन्होंने किस तरीके से फेस किया, वो बारे उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने कन्विंस किया, किस तरीके से उन्होंने डट के खड़े रह के बोला कि नहीं मुझे करना है, और किस तरीके से उन्होंने उनके घरवालों को बताया कि जो वो काम कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है या कितना महत्वपूर्ण है। उसके साथ-साथ ये भी था कि अगर बाहर जा रहे हैं तो किसी का भी अपोज़िट सेक्स का, जैसे मेल पर्सन का फ़ोन आ सकता है या उनसे बातचीत हो सकती है। तो घरवाले किस तरीके से उनको अपोज़ कर रहे थे, मोस्टली हस्बैंड किस तरीके से उनको कंट्रोल कर रहे थे कि इसका फ़ोन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने उसको किस तरीके से ओवरकम किया, स्टार्टिंग में उसको उन्होंने किस तरीके से ये प्रॉब्लम को फ़ेस किया, और अभी ये महिलाएँ 20 से 25, 28 साल से ये महिलाएँ, 3 महिलाएँ हमारे से हमसे बात की और उन्होंने उनके मासूम ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में बताया। तो तीनों महिलाओं ने अपने-अपने बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने घर के हर्डल को फ़ेस किया, समाज के हर्डल को फ़ेस किया और आजू-बाजू जो रिलेटिव्स हैं उनके हर्डल्स को फ़ेस करके वो अभी एक एक काबिल महिलाएँ करके ग्रासरूट लेवल पे काम करती है। तो अभी उनको उस तरीके से पुलिंग जो है घर से वो कम है। तो वो एक वहाँ पे हमें मिली। फिर बाद में हम 21 तारीख को हम गए थे बैरवाड़ी। बैरवाड़ी करके एक ट्राइबल विलेज है। वो पुरंदर तालुका में आता है। पुरंदर एक किला है, तो किला के नज़दीक में ये एक बैरवाड़ी करके गाँव आता है। तो ये आपने अगर देखा होगा कि अ, तिलक महाराष्ट्र जो विद्यापीठ है, उन्होंने उसको दत्तक लिया है, वो बैरवाड़ी विलेज को। और प्रोफ़ेसर प्रकाश यादव जी सर हैं, उन्होंने उनके उनके नेतृत्व में ये उनका जो 5 साल का उन्होंने क्या-क्या काम वहाँ पे किया है, किस तरीके से वहाँ पे गए, तो किस तरीके से उन्होंने क्या वो जो गाँव है, वो तो ग्राम पंचायत के लिस्ट में भी नहीं था। तो कहीं पे उसका नामो-निशान नहीं था। वहाँ पे हर तरह की दिक्कतें थी। हेल्थ से लेके बोलो, वाटरशेड से बोलो, पानी से बोलो, एजुकेशन से बोलो, हर तरीके की दिक्कतें थी। लेकिन 5 साल के काल में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस वहाँ पे दिखाए गए, और हमने खुद वहाँ की महिलाओं ने जब उन्होंने हमारे साथ भाषण किया या उन्होंने अपनी जो एक्सपीरियंसेस हमें बताए, तब पता चला कि सचमुच वहाँ पे किस तरीके से दिक्कतें थी और अभी वो महिला किस काबिल पे खड़ी है। तो ये सारी 21 तारीख को ये हमारा
पूरा दिन का वहाँ का विज़िट था और वो जो है बहुत इंटीग्रल में है। तो जाते समय दिक्कतें आई, आते समय भी दिक्कतें आई और पूरा दिन हमें टेलीफ़ोन पे नेटवर्क नहीं था। तो मतलब आप समझ सकते हो कि पूना की सिटी के एकदम नज़दीक होने के बावजूद भी इतनी सारी दिक्कतें हैं और अभी तक हम वहाँ पे गए, वो गाँव में गए थे तो नेटवर्क किसी का भी नेटवर्क नहीं था। मोबाइल का किसी का भी नेटवर्क नहीं था। जब हम बहुत दूर वहाँ से निकले रात को, तब कहीं पे हमें नेटवर्क आने लगा। तो मतलब अभी भी कुछ अपने गाँव जो है वहाँ पे बिना नेटवर्क से, बिना पानी के, बिना लाइट के रह रहे हैं और दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर 21st सेंचुरी। तो वो हमने और हम स्टूडेंट को भी वो जानने के बाद बहुत सारे आश्चर्य हुआ। फिर बाद में 22 तारीख को हम गए थे हिंगनी शिक्षण संस्था। हिंगनी शिक्षण संस्था महर्षि कर्वे जी ने शुरू की हुई ये शिक्षण संस्था है। उनको आप पढ़िए, मैंने तो पढ़ा है। महर्षि कर्वे जी को पढ़िए, उनका जो बेटा है रघुनाथ ढूंढो केशव कर्वे, उनको भी पढ़िए। तो महर्षि ढूंढो केशव कर्वे जी हैं, उन्होंने महिलाओं के ऊपर मोस्टली एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन। और जो जहाँ पे मैं अभी पढ़ा रही हूँ एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो है, वो भी उनका ही एक देन है। उन्होंने ही वो शुरू किया था एसएनडीटी महिला विद्यापीठ जो है कि महिलाओं का, सिर्फ महिलाओं का एक विद्यापीठ होना चाहिए हायर एजुकेशन में। तो उस तरीके से उन्होंने शुरू किया था। लेकिन जब उन्होंने शुरू किया था तभी महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो और इसीलिए हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस देना बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन अभी महिलाएं पढ़ी लिखी है, लेकिन अभी उनको ज़रूरत है पढ़ी लिखी महिलाओं को अच्छा रोज़गार मिले। तो मैं हमेशा ये प्रमोट कर रही हूँ कि एसएनडीटी ने अभी आगे जाके और एक कदम आगे जाके करना चाहिए कि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन, मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉय जो है या 100% एम्प्लॉय जो है सिर्फ महिलाएं होनी चाहिए। अगर ये उन्होंने कुछ किया तो शायद जो जिस 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 ऑब्जेक्टिव से महर्षि कर्वे जी ने ये एसएनडीटी महिला विद्यापीठ जो शुरू किया था कि एक्सक्लूसिव महिलाओं की विद्यापीठ होनी चाहिए। तो अगर ये एक स्टेप आगे बढ़े कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ महिलाएं वहाँ पे एम्प्लॉय करके होनी चाहिए, तो ताकि महिलाओं को अभी जो महिलाएं पढ़ी लिखी है उनको एक रोज़गार भी मिलेगा। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है एसएनडीटी महिला विद्यापीठ को कि इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दे दें। तो वहाँ पे हम गए तो पूरा आधा दिन जो है हमने देखा ये वहाँ पे हिंगने शिक्षण संस्था में जो है ये मेरा दूसरी बार जाना हुआ है। पहली बार मैं गई थी जब मैं मास्टर में थी, तब मैं जब गई थी सो आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी कि किस तरीके से उन्होंने माहौल बनाया है और बहुत ही अच्छा नीट, क्लीन एंड बहुत ही वुमेन सेंट्रिक जो है। तो ना कि वहाँ पे एकेडमिक है, तो वहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन है, आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, उनके स्पोर्ट्स, हर चीज़ वहाँ पे जहाँ पे सर्वांगीण उन्नति कैसे महिलाओं की हो, उस तरीके से उन्होंने वहाँ पे किया है। फिर बाद में उसी दिन हम आफ्टर लंच जो है चैतन्य मेंटल हेल्थ केयर सेंटर जो है वहाँ पे हम गए थे। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है चैतन्य मेंटल हेल्थ केयर सेंटर जो है, ये मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करती है और मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी के टाइम पे। मतलब थ्रू आउट ये तो एवरग्रीन वाला टॉपिक है, लेकिन आफ्टर कोविड तो जो है उसका जो डिमांड है वहाँ या उसका जो इम्पोर्टेंस है लोगों में पता चला है। जैसे कोविड के टाइम पे डोमेस्टिक वायलेंस बोलो, चाइल्ड अब्यूज़ बोलो या फिर लोनलीनेस है, डिप्रिवेशन है या आइसोलेशन है, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे बहुत सारी दिखाई दी थी। तो तभी बहुत सारी ये मेंटल हेल्थ की इश्यू जो है बहुत सारे बात में आई थी। मतलब ये इट वाज़ देयर ऑन द फ्लोर ऑफ टॉक, ऐसा हुआ था। तो वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि यंग एज से लेके ओल्ड एज तक किसी को भी मेंटल हेल्थ का इश्यू हो सकता है, कभी भी हो सकता है।
मैं आपके सामने हूँ बहुत ही अभी मेंटली स्टेबल, लेकिन मालूम नहीं कुछ ऐसा कुछ भी इंसिडेंस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। सो यू कैन लूज़ योर मेंटल स्टेबिलिटी, और मेंटल हेल्थ की इश्यू जो है किसी को भी हो सकता है। दूसरी बात ये पता चली कि कुछ-कुछ जो है, जैसे हम ज़्यादा करके कितने जनरेशन को जानते हैं, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 जनरे उससे उससे ज़्यादा जनरेशन को हम नहीं जानते। तो ये भी हो सकता है, इससे भी जो भी हमारे प्रीवियस जनरेशन थे, उसमें शायद किसी को मेंटल हेल्थ का इश्यू हो सकता है, वो हुआ रहेगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मेंटल हेल्थ हमारे घर में किसी को भी नहीं है, ऐसा नहीं है। और अभी जिस तरीके से माहौल जो है, जैसे सोशल मीडिया का माहौल है, इंटरनेट का माहौल है, कंपटीशन का माहौल है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ये सारे इशू को लेके जो जेंडर इशू को लेके, हर चीज़ को लेके किसी के भी साथ की ये जो मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है, ये जो मेंटल हेल्थ जो मेंटल डिसीज़ या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो क्यूरेबल है। जैसे हम बीमार होते हैं, जैसे कोरोना आया था, अभी कोरोना आने के बाद हमने उसके ऊपर कुछ दवाइयाँ निकाली हैं, इंजेक्शंस निकाले हैं, वैक्सीनेशंस निकाले हैं। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ भी एक क्यूरेबल डिसीज़ है, तो उसको आप स्टिग्मेटाइज़ नहीं करना चाहिए, उसको ये पागल है, पागल का करार उसको नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे जाने के बाद पता चली। फिर जो लास्ट दिन था वो 23 तारीख का था। तो 23 तारीख को हम मोनी फाउंडेशन करके है, मोनी फाउंडेशन जो है वो एजुकेशन के ऊपर काम करती है, बच्चों के साथ, ओल्ड एज के साथ और महिलाओं के साथ काम करती है। स्टेम को लेके भी बहुत अच्छा सा काम वो कर रही है। और वहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं वो लो सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल से, गरीब घर से आते हैं। तो और उनको किस तरह की मोबाइल वैन भी उन्होंने बनाई है, तो मोबाइल वैन में किस तरीके से अलग-अलग इक्विपमेंट रखे हुए हैं। मैथ से लेके, साइंस से लेके, लिटरेचर से लेके, वो सारी चीज़ें उन्होंने वो मोबाइल वैन में रखी है। और उनके बहुत अलग-अलग सेंटर है। अभी बहुत ही रिसेंटली उनको एक अवार्ड भी मिला है। तो वो भी एक ऑर्गेनाइज़ेशन, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन हुआ, वहाँ पे हम गए। फिर हम लास्ट जो ऑर्गेनाइज़ेशन थी, अंबेडकर सेंटर फॉर एक्शन एंड रिसर्च, उसको आकार करके बोला जाता है। तो ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन ये पॉलिसी लेवल पे काम करती है। तो बजट जो है, ओके, बजट एलोकेशन एंड पॉलिसीज़, तो उस उन दोनों में किस तरीके का गैप है और किस तरीके से जो पॉलिसीज़ है वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, या किस तरीके से जो बजट है वो ठीक तरह से अलोकेट नहीं हो रहा, और जहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे अलोकेशन के लिए रखा है, लेकिन वहाँ पे नहीं जाके वो जो पैसा है वो अलग ही चीज़ों में जा रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये मिसमैच जो है, ये जो गैप है पॉलिसी एंड अपना बजट का, तो उसके ऊपर वो काम करती है। तो एजुकेशन के ऊपर काम करती है, और बाकी के जो भी पॉलिसी और बजट के लेके जो भी इश्यूज़ है उसके ऊपर काम करी। उनका पहला अभी जो फ़ोकस है वो पूना उन्होंने टारगेट किया है। तो ये जो सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट ये 6 दिन में 10 डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिले, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को जाने, उनके काम को जाने, उनके प्रॉब्लम्स को जाने, और उसका जो वो जो काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट बेनिफिशियरी को किस तरीके से हो गया है, और उससे किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है बेनिफिशियरी को, वो सारा चीज़ हमने यहाँ पे देखा है। दूसरी बात ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो एजुकेशन टूर में है, 2-3 चीज़ें बहुत सामने आई हैं। एक तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही एन्जॉय कर रहे थे, मतलब वो पढ़ भी रहे थे, एट द सेम टाइम वो एन्जॉय भी कर रहे थे। दूसरी बात ये थी कि एजुकेशन टूर में, जैसे उसके पहले ही हमने डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ बनाई थी। जो कमिटी थी, मेडिकल कमिटी थी, ट्रांसपोर्ट कमिटी थी, फूड कमिटी थी, एंटरटेनमेंट कमिटी थी। ये सारी जो कमिटी थे वो हमने ये इंश्योर किया था, हर कमिटी में एक स्टूडेंट, हर एक एवरी स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व इन वन कमिटी, है ना? तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए।
तो वो हमने एक इंश्योर किया था। तो वो जो सारी चीज़ें हैं और इसलिए स्टूडेंट का एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुआ, उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुआ, उनका नेटवर्किंग डेवलप हुआ और उन्होंने बहुत सारा एन्जॉयमेंट भी किया और उनको पता चला कि अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशंस जो है, अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन कौन से मुद्दे पे काम करते हैं। जैसे भैरवाड़ी जो प्रोजेक्ट है या फिर मासूम है या फिर हिंगने शिक्षण संस्था है या फिर चैतन्य मेंटल हेल्थ केयर जो है, मतलब ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जब वो मिले तो उनके लिए एक बहुत ही शॉकिंग था, उनके लिए सरप्राइजिंग था या उनके लिए एक नया कुछ सीखने का एक अपॉर्चुनिटी था और वो इतने खुश हुए कि किस तरीके से उन्होंने कहाँ पे काम करना चाहिए, कौन से मुद्दे पे लेके काम करना चाहिए आगे जाके। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर उनको एक क्लैरिटी वहाँ पे आई एंड अभी मैं कुछ जैसे मैंने बोला है एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको बहुत सारे वीडियोज़ दिखाने मिलेंगे, फ़ोटोज़ मिलेंगे देखने के लिए, तो आप देख लीजिए, एन्जॉय कीजिए एंड प्लीज़ वॉच देयर और विज़िट देयर वेबसाइट्स। जो मैंने वेबसाइट आपको बताए थे वो वेबसाइट को आप जाइए, उनके काम के बारे में जानिए और जहाँ-जहाँ आपको लगे कि ये ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ हमने जुड़ना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए, उनके साथ आप जुड़िए, काम कीजिए और कंट्रीब्यूट टू द सोशल रिकंस्ट्रक्शन। Thank you for watching and keep watching me. I will come with new videos with new insights about the society and about the world. Thank you.